तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में भारत में किस राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है? तो लैंगिक समानता के मामले में भारत ने किस राज्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है ये किया है छत्तीसगढ़ ने। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य ने लैंगिक समानता यानी कि किसी भी कार्य के लिए पुरुष और महिला बराबर मात्रा में, तो यही लैंगिक समानता के मामले में भारत में अच्छा प्रदर्शन किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीस जो लैंगिक समानता के लिए जो यह रिपोर्ट जारी की गई है, यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य रहा और इस सूची में अंतिम राज्य बिहार है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया के सहयोग से तैयार की गई है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने सांस लेने में मदद करने वाला जीवन वायु नामक उपकरण बनाया है? जीवन वायु नामक उपकरण किस संस्था ने बनाया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रोपड़। तो यह जो बनाया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया है जीवन वायु नामक उपकरण। जैसे कि हमें पता होगा, इस समय आप लोगों को पता ही है कि कोविड-19 के कारण इस समय जो उसके वजह से सांस लेने में जो भी समस्या आ रही है, तो और वेंटिलेटर्स की हर मरीज को लगभग आवश्यकता पड़ती है और वो इतनी मात्रा में उपलब्ध है नहीं। तो उसी कमी को देखते हुए यह यंत्र बनाया गया है। यह जो उपकरण जो बनाया गया है वो CPAP कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन के विकल्प के रूप में उपकरण यह विकसित किया गया है, जो सांस लेने में सांस के जो भी मरीज होंगे, सांस लेने में जिन्हें परेशानी हो रही है, उनके लिए यह सहायता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? आनंदन, डी गुकेश, राजीव, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जो जीता है, यह जीता है डी गुकेश ने गेलफैंड चैलेंज का खिताब जीता है। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, किस आईआईटी के प्रोफेसर ने ब्लास्ट रेसिस्टेंस हेलमेट के लिए NSG अवार्ड जीता है? अब सबसे पहले प्रश्न में आ रहा है ब्लास्ट रेसिस्टेंट हेलमेट। तो ब्लास्ट से तात्पर्य ब्लास्ट जो भी युद्ध होता है जिसमें बॉम्ब वगैरह से जो ब्लास्ट होता है, ये वही वाला ब्लास्ट है। तो ब्लास्ट रेसिस्टेंट हेलमेट यानी कि ये एक ऐसा हेलमेट है जो ब्लास्ट यानी कि जो भी हमला जो होते हैं उसमें जो भी ब्लास्ट होगा, जो भी बॉम्ब वगैरह से, तो ये इस हेलमेट पे असर नहीं करेगा, यानी कि ये उससे उसकी रक्षा करेगा। तो इस तरह का जो हेलमेट बनाया है वो किस आईआईटी के प्रोफेसर ने बनाया और उसके लिए जिन्हें अवार्ड भी दिया गया? तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की। तो यह किस प्रोफेसर ने बनाया? तो यह इसका सही आंसर है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने ब्लास्ट रेसिस्टेंट हेलमेट बनाया है। अब ये जो आईआईटी रुड़की के जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर शैलेश गोविंद को विस्फोट रोधी हेलमेट, यानी कि इस पर विस्फोट का किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होगा इस हेलमेट पर, इसलिए हम इसे कह सकते हैं विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट बनाने के लिए NSG काउंटर और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर शैलेश गोविंद को। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निर्मल मिल्खा कौर का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थी? फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और बॉक्सिंग। तो जो निर्मल मिल्खा कौर हैं, इनका संबंध रहा है वॉलीबॉल से। अब ये निर्मल मिल्खा कौर हैं कौन? जैसे कि आपको नाम में ही दिख रहा होगा मिल्खा, तो ये मिल्खा सिंह है, ये उनकी पत्नी है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। जो निर्मल मिल्खा कौर, ये भारत के फ्लाइंग सिख, तो जो मिल्खा सिंह है उनका उपनाम है फ्लाइंग सिख, उन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। तो फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले मिल्खा सिंह की पत्नी थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम किस देश में शुरू किया गया है?
तो भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम यह कहाँ शुरू किया गया है? कतर, बहरीन, मालदीव, इथोपिया। तो यह जो शुरू किया गया है, ये किया गया है बहरीन में। अब ये आम संवर्धन कार्यक्रम है क्या? तो यहाँ पर क्या है कि विभिन्न प्रजातियों के आमों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी में कुल 16 किस्मों के आम प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसमें से भारत के जीआई टैग प्रमाणित 3 प्रजाति, भारत के 3 आमों की प्रजाति को जीआई टैग मिल चुका है। अब ये जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग एक ग्लोबल इंडिकेशन यानी कि वैश्विक प्रमाण पत्र होता है। यह क्या है कि ये जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले जो भी प्रोडक्ट, जो भी पदार्थ होते हैं, जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, पौष्टिक होते हैं, ये उन पदार्थों को दिया जाता है। तो भारत की अब जीआई टैग प्रमाणित यदि कोई भी प्रोडक्ट है तो हम उसे बेस्ट मान सकते हैं। तो जीआई टैग प्रमाणित भारत की जो 3 प्रजातियां हैं वो भी इस प्रदर्शनी में शामिल की गई हैं, जिनके नाम है खिरसापति, लक्ष्मण भोग और जर्दालू आम। जर्दालू आम अभी हम पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जर्दालू आम की जो खेप है वो बिहार के जो जर्दालू आम है उन्हें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और क्योंकि वो भी जीआई टैग प्रमाणित हैं। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मरुस्थलीकरण, तो जैसे मरुस्थल तो आप समझते ही हो, जो भी रेगिस्तान को ही मरुस्थल कहते हैं। रेगिस्तान का क्या है, प्रसार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? जैसे कि क्या हो रहा है, आप लोगों को पता होगा कि बारिश वगैरह की कमी हो गई है, और साथ ही साथ पेड़ वन इन चीज़ों की भी कमी हो रही है। मरुस्थल को रोकने में पेड़ की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेड़ क्या करते हैं कि मिट्टी को जड़ों से बांधे रखते हैं, जिस वजह से मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है और वो रेगिस्तान में परिवर्तित नहीं हो पाती। अब क्या हो रहा है, जो रेगिस्तान है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। हर साल वो कुछ क्षेत्र आगे बढ़ जाता है। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। तो मैं सब लोगों से यही विनती करूँगा कि सब लोग एक एक पेड़ जरूर लगाएं। अब ये विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो मनाया गया है 15 जून, 16 जून, 17 जून और 18 जून। तो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस ये है 17 जून को, अभी हाल ही में 17 जून को मनाया गया है। 8वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीज़ासैट लॉन्च करेगा? उपग्रह तो हम सभी जानते ही हैं, हर देश अपना अपना उपग्रह लॉन्च करता है। आज के समय में जो भी जितने भी कम्युनिकेशन राडार्स, जो भी सिग्नल वगैरह जो होते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हमें उपग्रह की सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस क्षेत्र के लिए इसी वजह से हर देश हर साल कई सैकड़ों सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है। इस हिसाब से अब जब ये जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, इन सैटेलाइट का जो भी एक जीवन काल निश्चित किया जाता है, किसी का 5 साल, 10 साल या 20 साल जो भी होता है। यदि मान लो किसी सैटेलाइट का जीवन काल 5 साल निर्धारित किया गया, 5 साल तक उसने कार्य किया और उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा सैटेलाइट भेज दिया। जो पहले वाला जो सैटेलाइट था वो आज भी अंतरिक्ष में ही घूम रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अंतरिक्ष अब वो क्या एक वेस्ट की तरह यानी एक कचड़े की तरह पड़ा हुआ है। तो अंतरिक्ष में इस तरह के जो टेक्निकल जो डिजिटल जो कचरा बहुत बढ़ता जा रहा है। अब इससे क्या होगा, इसी तरह से ये बढ़ते रहेंगे तो भविष्य में वहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में हो जाएंगे कि हमें नए सैटेलाइट लॉन्च करने में भी समस्या आने लगेगी। अब वो डिस्ट्रॉय तो होंगे ही नहीं, वो भी वहीं चक्कर लगाते रहें। देखो वो यदि काम करे या ना करे, लेकिन अपनी कक्षा में चक्कर तो वो भी लगाते रहेंगे। कब तक लगाएं? जब तक वो किसी से टकरा कर नष्ट नहीं हो जाते तब तक ऐसा होता रहेगा। तो बस उसी कचरे की वजह से अब क्या है कि लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च किया जाए, क्योंकि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि लकड़ी का एक निश्चित जीवन काल होता है। उसके बाद धीरे धीरे लकड़ी अपने आप ही सड़ जाएगी, तो जिस वजह से वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करने वाला है। जैसे कि ये इसमें पहला उपग्रह तो जो लॉन्च करने की जो घोषणा की थी ना, वो तो जापान ने की थी। जापान ने कहा था कि 2023 तक हम लकड़ी से बना सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च करेंगे, लेकिन जापान ने सिर्फ घोषणा की थी। तब तक दूसरे और न्यूजीलैंड ने ये बना भी लिया है। न्यूजीलैंड का जो है ये लकड़ी से बना उपग्रह तैयार हो रहा है। तो घोषणा तो जापान ने की थी, लेकिन उसको लॉन्च करने वाला जो पहला देश बनने जा रहा है वो है न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही आंसर है न्यूजीलैंड। यह जो न्यूजीलैंड का यह सैटेलाइट है ये 2021 यानी कि इसी वर्ष के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा।
और यह जो सैटेलाइट है वो फिनलैंड में तैयार किया जा रहा है, यानी कि फिनलैंड की सहायता से। 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 16वीं सदी के तांबे के शिलालेख किस राज्य में खोजे गए? 16वीं सदी के शिलालेख। शिलालेख क्या होते हैं? जैसे शिलालेख से तात्पर्य होता है शिला यानी कि पत्थर, विशाल बड़ी बड़ी चट्टान या इतनी बड़ी नहीं, जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों पर जो लेख लिखे जाते हैं, पत्थरों को शिला कहते हैं, तो पत्थरों पर लिखे हुए लेख यानी कि शिलालेख हो गए। भारत में लगभग शिलालेखों की शुरुआत मानी जाती है कि अशोक के साम्राज्य से मानी जाती है। अशोक ने बहुत सारे शिलालेख खुदवाए थे। तो जो हाल ही में जो शिलालेख मिले हैं वो तांबे के शिलालेख पाए गए हैं। लेकिन ये पाए कहाँ गए हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो किस राज्य में पाए गए हैं? ये पाए गए हैं आंध्र प्रदेश में, तांबे के शिलालेख। अब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश ने निगाह ऐप एवं कोविड फार्मा ऐप, ये कोविड-19 महामारी के उसके लिए यह ऐप लॉन्च किए गए हैं। और जब आंध्र प्रदेश के जो लोक नृत्य है डंडारिया, ये वहाँ का लोक नृत्य। इसके अलावा और भी कई लोक नृत्य हैं, लेकिन उनमें से एक यह प्रमुख है। 10वां प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता किया है? ब्रिटेन यानी कि जिसे हम वर्तमान में इंग्लैंड कहते हैं ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता किया है? तो यह समझौता किया है, इसके लिए ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो यह जो सही समझौता किया गया है इसका जो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ इसने यह समझौता किया। जब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आपको इस वीडियो की यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी इसकी वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं।